हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल्स। लास्ट हमारे कई सारे वीडियोस में हम आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करा रहे हैं एलटी ग्रेड कॉमर्स टीचर्स के लिए। यूपी एलटी ग्रेड कॉमर्स टीचर्स, लास्ट कई वीडियोस आप देखोगे तो हमने कई सारे मॉड्यूल्स प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यूअसली कराए हैं, पूरा डिटेल समझाया हुआ है। आज हम उसी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होगा, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी बेस पे हमारा टॉपिक होगा। और आज हम एक और मॉड्यूल पेपर स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल पेपर 5। लास्ट 4 मॉड्यूल्स हमने आपको कंप्लीट कराए हैं डिटेल में, ठीक है। तो आज हम मॉड्यूल पेपर 5वां स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चंस आता है 5th मॉड्यूल में, पहला क्वेश्चन, विशेष अंकेक्षण का आदेश दिया जाता है। मतलब एक स्पेशल जो ऑडिटर का जो ऑर्डर पास करता है वो कौन पास करता है? अधिमान अंशधारियों के द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, सेबी के द्वारा, या ऋण पत्रों के द्वारा। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो स्पेशल ऑडिटिंग का ऑर्डर पास करेगा, स्पेशल ऑडिटिंग का ऑर्डर कौन पास करता है? तो जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि कंपनी के लिए कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके स्पेशल ऑर्डर पास करना चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, सॉरी, गवर्नमेंट, दैट मीन्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या करती है, कंपनी के लिए एक स्पेशल ऑडिटर अपॉइंट करती है जो स्पेशल ऑडिटिंग करता है। तो ऑर्डर कौन पास करेगा? विशेष अंकेक्षण का, स्पेशल ऑडिटर का। ऑर्डर जो पास करता है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल बैंक, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के द्वारा विशेष अंकेक्षण का ऑर्डर पास किया जाता है, स्पेशल ऑडिटर का, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एनुअल अकाउंटिंग के साथ जो ऑडिटर रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, मतलब विशेष लेखों के साथ अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाती है। विशेष लेखों के साथ जो अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी, वैधानिक अंकेक्षक द्वारा जो भी ये रिपोर्ट होगी वो कौन प्रेजेंट करेगा? वैधानिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण और सचिवी अंकेक्षण के द्वारा। तो हमारा जो एनुअल रिपोर्टिंग होती है, एनुअल रिपोर्टिंग अंकेक्षण की रिपोर्ट किसके साथ प्रेजेंट की जाती है? जो वार्षिक लेखे, पूरे साल के जो लेखे होते हैं, वो लेखे अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ कौन प्रेजेंट करता है, किसके द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं? तो यहां पर आप लिखोगे इसका आंसर, आंसर नंबर ए, वैधानिक अंकेक्षक के द्वारा। वैधानिक अंकेक्षण जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा, जो वैधानिक अंकेक्षण होगा, वो वैधानिक अंकेक्षण आपके वार्षिक लेखों के साथ, जो भी आपके एनुअल अकाउंटिंग के लेखे होंगे, उनके साथ ऑडिटर रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। कौन करेगा? वैधानिक अंकेक्षक, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, आंतरिक अंकेक्षण द्वारा प्रतिवेदन पेश किया जाता है। अब देखिए, आंतरिक मतलब हो गया इंटरनल। इंटरनल जो ऑडिटिंग होगी उसका प्रतिवेदन पेश किया जाता है, किसके थ्रू पेश किया जाएगा, प्रेजेंट करेंगे किसके? गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेंगे, अंशधारियों को, गवर्नमेंट को, शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को, या आपके संचालक मंडल। संचालक मंडल होगा डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इस ऑप्शंस में से आपको पूछ रहा है कि आपके जो आंतरिक अंकेक्षण का जो प्रतिवेदन है वो प्रतिवेदन प्रेजेंट किया जाता है, तो किसके थ्रू प्रेजेंट किया जाएगा? तो ये प्रेजेंट किया जाएगा हमारे संचालक मंडल के द्वारा। किसके थ्रू प्रेजेंट किया जाएगा? संचालक मंडल। तो इसका ऑप्शन आप क्या करेंगे, टिक क्या करेंगे? संचालक मंडल जो होंगे, इतने भी मेंबर होंगे, वो आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हम टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, यदि एक कंपनी
अंकेक्षक अपने कर्तव्य के अपने कर्तव्य के निष्पादन में कुछ अनुचित व्यवहार कर देता है। कौन करता है? कंपनी का अंकेक्षक। जो ऑडिटर होगा, अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंप्लीट करते करते कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो जिससे कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, तो उसे दोषी ठहराया जाएगा। किसको दोषी मानेंगे? ऑडिटर को दोषी मानेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर कोई कंपनी का ऑडिटर है, किसी भी टाइप से कुछ गलत हो गया या किसी भी रीजन से कुछ गलती हो गई या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसने सही ढंग से कंप्लीट नहीं की, किसी भी रीजन से उसने क्या हुआ, अनुचित करता है। अनुचित करता मतलब कुछ ऐसी चीजें कर देता है जो कंपनी के लिए सही नहीं थी। अब उससे कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? कंपनी को थोड़ा लॉस हो गया। अब उस लॉस के लिए कंपनी ने ऑडिटर को ब्लेम कर दिया। अब आपको बताना यह है कि ये किस टाइप का ब्लेम है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा ब्लेम किया है। एक तो लापरवाही के लिए ब्लेम किया, दूसरा कर्तव्य भंग के लिए, आपराधिक लापरवाही के लिए और वित्तीय अनियमितता के लिए। तो आपको ये बताना है कि इसमें जो ऑडिटर को ब्लेम किया गया है, कंपनी ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने बियर नहीं की, कंपनी को लॉस हो गया और उस लॉस के लिए कंपनी ने ऑडिटर को ब्लेम कर दिया है। तो कौन सा ब्लेम इसमें आप मानेंगे? तो इसको हम मान सकते हैं लापरवाही के लिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो उसको सही ढंग से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करनी चाहिए थी, बट उसने नहीं की और ना होने की वजह से कंपनी को फाइनेंशियल लॉस हो गया। तो उसके लिए हम क्या ब्लेम करेंगे? दीवानी लापरवाही के लिए। ठीक है। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 1956 में एक अंकेक्षक के अधिकारों और शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 1956 में एक अंकेक्षक के अधिकारों और शक्तियों, पावर एंड राइट्स, इसके अंतर में कौन कौन सा ये पार्ट इंक्लूड नहीं है? पावर और राइट में क्या क्या इंक्लूड नहीं? ऑडिटर की पावर और राइट में क्या क्या इंक्लूड नहीं है? तो लेखा पुस्तकों को देखने का राइट, मतलब आपकी जो बुक्स होगी, एनुअल बुक्स होगी, उसको नहीं देख सकता। और जर्नल मीटिंग में बुलाने का अधिकार, जर्नल मीटिंग में शामिल होने का अधिकार और जर्नल मीटिंग में सूचना देने का अधिकार। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कंपनीज एक्ट 1956 में जो कंपनी के अंकेक्षक होते हैं, अंकेक्षकों को उनके पावर और उनकी राइट्स में, जो राइट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा पार्ट है जो शामिल नहीं है। जो नहीं वाले पार्ट बताने हैं। देखिए, तो नहीं वाले पार्ट क्या है? ऑडिटर बुक्स देख सकता है, जर्नल मीटिंग में शामिल हो सकता है और इंफॉर्मेशन भी रिसीव कर सकता है, बट जर्नल मीटिंग में बुलाने का राइट उसके पास नहीं है। साधारण सभा बुलाने का राइट, वो साधारण मतलब जर्नल मीटिंग ऑडिटर नहीं बुला सकता। बाकी सारे काम कर सकता है, देख सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, बट मीटिंग को वो बुला नहीं सकता। ठीक है। तो ये राइट्स इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे आप? ऑप्शन नंबर बी, जर्नल मीटिंग में बुलाने का राइट इसका नहीं होता, जर्नल मीटिंग को। अगले क्वेश्चंस को देखिए। फर्म में नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम नगद लाई गई। दैट मीन्स कि जब पार्टनर एडमिट हो जाता है और एडमिशन के बाद जब नया पार्टनर आता है एडमिशन के बाद, तो वो अपने साथ गुडविल की प्राइस लेके आता है। ठीक है, ये हर कंपनी में होता है। कंपनी गुडविल जो न्यू पार्टनर से मांगती है। अब वो लेकर आ रहा है, किस फॉर्म में ला रहा है? कैश फॉर्म में लेके आ रहा है। तो पुराने साझेदारों में ये जो रकम लेके आ रहा है, गुडविल की प्राइस लेके आ रहा है कैश में, तो ये हम ओल्ड पार्टनर जो भी होंगे वो कैसे डिवाइड करेंगे इस गुडविल को? ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो किसी भी टाइप से वो हमारे गुडविल को लेके आता है, कैश फॉर्म में लेके आ रहा है,
तो अगर कैश फॉर्म में लेके आएगा तो जितने पुराने साझेदार होंगे, ओल्ड पार्टनर होंगे, वो सारे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल को डिवाइड करेंगे। कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कब डिवाइड करेंगे? जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा और अपने साथ गुडविल कैश फॉर्म में लेके आएगा, तो जितने आपके ओल्ड पार्टनर होंगे वो सारे पार्टनर जो ये कैश गुडविल होगी उस कैश गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू पार्टनर का ओल्ड रेशियो माइनस पार्टनर के न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग को कैलकुलेट करने का। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हमारे फॉर्मूले होते हैं जिससे हम सैक्रिफाइसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टनर के, और इसी रेशियो में पार्टनर क्या करेगा? ये रकम को डिवाइड करेगा, अमाउंट को डिवाइड करेगा। तो किस रेशियो में आप ऑप्शन करेंगे? ऑप्शन आप टिक करेंगे सी, सैक्रिफाइसिंग, त्याग के अनुपात में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। न्यू पार्टनर, इफ न्यू पार्टनर्स गुडविल, अगर कोई नया पार्टनर, यदि कोई नया पार्टनर गुडविल का अपना पार्ट कैश में नहीं ला रहा। अब देखिए यहां पर कह रहा है कैश में नहीं ला रहा, वहां कैश में था, अब यहां कैश में नहीं है, और गुडविल का वैल्यूएशन कर रहा है। गुडविल का वैल्यूएशन हो गया बट वो कैश में नहीं ला रहा है। तो ख्याति, इट मीन्स गुडविल का अमाउंट पुराने साझेदारों में किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो फिर वही आ गया, नया साझेदार आ गया था, अब वो कैश में पैसा लेके नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले कैश में था, अब कैश में नहीं है। तो चाहे किसी भी पार्ट में लेके आएगा, आपको गुडविल के अमाउंट को जब भी पार्टनर एडमिट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिवाइड करना है आपको। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग कैसे कैलकुलेट होगा लास्ट क्वेश्चंस में हमने आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब पार्टनर एक साझेदार की करंट अकाउंट की नाम शेष, नाम शेष मींस डेबिट बैलेंस, इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। द वर्ड इज डेबिट बैलेंस। सो एक पार्टनर के करंट अकाउंट के नाम शेष को दिखाया जाता है, डेबिट बैलेंस को दिखाया जाएगा। कहां पर दिखाया जाएगा? करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस को कहां पर दिखाया जाएगा? तो करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस को हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। कहां पर दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम प्रेजेंट करेंगे। किसको प्रेजेंट करेंगे? पार्टनर के जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस को हम प्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो रहा है? ओके, कहां पर? संपत्ति पक्ष में, दैट मींस एसेट साइड में। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। किसी पार्टनर के थ्रू अगर रिटायरमेंट, किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया और उसके भाग, उसका जो पोर्शन था वो गुडविल का अमाउंट क्रेडिट की जाता है, मतलब किया जाता है। साझेदार ने, सपोज अगर कोई पार्टनर है रिटायरमेंट ले लिया, रिटायरमेंट लेने के बाद उसका जो पार्ट होगा गुडविल का, वो गुडविल का पार्ट क्रेडिट होगा। कहां पर क्रेडिट होगा? सारे साझेदारों के अकाउंट में, केवल रिटायरमेंट अवकाश लेने वाले साझेदार के खाते में, शेष बचे साझेदार के खाते में, और किसी के भी खाते में नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? यहां पर ध्यान ये रखना है जिसने रिटायरमेंट लिया है, अवकाश लिया है, अवकाश, रिटायरमेंट ले लिया, तो ऑब्वियसली अगर जिसने रिटायरमेंट लिया है तो रिटायरमेंट का जो पार्ट होगा, गुडविल का जो रिटायरमेंट का पार्ट होगा, उसका जो रिटायरमेंट का पार्ट होगा उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो दैट मीन्स हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी। अगर कोई पार्टनर रिटायरी लेता है तो उसका जो पोर्शन होगा गुडविल का वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये ऑप्शन आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसेट एंड लायबिलिटी जब आप रिवैल्यूएट करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हैं तो रिवैल्यूएट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो जाता है, तो उसको हम पार्टनर में कैसे डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स जो रिवैल्यूएशन के बाद, रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को जब हम रिवैल्यूएट करते हैं, रिवैल्यूएट करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा एक ही चीज आएगी, तो उसके बाद हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ऑप्शन टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिवैल्यूएशन होगा वो रिवैल्यूएशन हम प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप टिक करेंगे, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाभ प्राप्ति, दैट मीन्स अ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो का जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए अभी जो हमने सैक्रिफाइसिंग का रेशियो का फॉर्मूला बताया था उसको हम रिवर्स करेंगे, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग को अपोजिट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट आप कैसे करोगे। साझेदार की एंट्री पर, साझेदार द्वारा अवकाश लेने पर गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करना है, साझेदार की प्रवेश और अवकाश लेने पर और उपरोक्त में से। तो सिंपल सी थिंक है, जब पार्टनर एडमिट होता है, ध्यान रखिएगा, जब पार्टनर एडमिट होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और जब पार्टनर रिटायरी लेगा तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। साझेदार जब पार्टनर्स रिटायरी लेता है, जब साझेदार रिटायर हो जाता है तो रिटायरी के बाद हम कैलकुलेट करते हैं गेनिंग रेशियो, जिसमें हम सारे चीजों को डिवाइड करेंगे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, अवकाश वाले पार्टनर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रिवैल्यूएट होने वाले क्या बोला, प्रॉफिट को, दैट मींस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो साझेदार द्वारा अवकाश लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। दैट मींस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये जो प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएट करने के बाद, किसका रिवैल्यूएशन करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करेंगे, तो उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हम रिटायर पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो कैसे क्रेडिट करेंगे, यहां पर कई सारे ऑप्शन दिए हैं। अवकाश लेने वाले साझेदार के पूंजी खाते, शेष बचे साझेदार का पूंजी खाता, सभी साझेदार के पूंजी खाते, या फिर सारे ऑप्शन गलत है। तो आपको बताना क्या है कि ये जो पार्टनर है, अगर एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है तो किसी साझेदार के द्वारा अवकाश लेने पर, अगर कोई पार्टनर रिटायरी लेता है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ये कंफर्म हो गया। बट किस रेशियो में क्रेडिट करेंगे, तो यहां पर आपके पास दिया है कि अगर कोई पार्टनर रिटायरी ले रहा है, रिवैल्यूएट हो गया है, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, अवकाश लेने वाले साझेदार के कैपिटल अकाउंट, सीज बचे साझेदार के कैपिटल अकाउंट, सभी के कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट तो किया जाता है, ये तो कंफर्म हो गया, बट कौन से साझेदारों में क्रेडिट किया जाएगा जब रिवैल्यूएशन होगा, तो इसका ऑप्शन हम टिक करेंगे सारे साझेदार। जब एक साझेदार रिटायर हो जाता है तो पार्टनरशिप एकदम कंप्लीटली फिनिश्ड हो जाती है, तो उसमें हमें सारे साझेदारों के अकाउंट को सेटल करना पड़ता है।
तो इसका मतलब होगा कि अगर ये साझेदार रिटायरी लेता है तो हम जो भी रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट आएगा सारे साझेदारों के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी के कौन से अंश पर जो डिविडेंड रेट पहले से ही क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, पहले से फिक्स्ड होती है, कौन सा शेयर है जिसमें रेट पहले से फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसमें जो शेयर होंगे साधारण अंश, पूर्वाधिकार अंश, समता पूर्वाधिकार अंश, या इसमें से कोई। देखिए दो टाइप के तो आपके शेयर होते हैं, एक हो गया इक्विटी शेयर और एक हो गया प्रेफरेंस शेयर। तो डिविडेंड की जो फर्स्ट प्रायोरिटीज होती है वो प्रायोरिटीज होती है हमारे प्रेफरेंस शेयर की, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर नामी से प्रेफरेंस है तो हम इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो अब इसमें पूछ रहा है कि जो हम डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे वो आपका डिविडेंड पहले से फिक्स्ड किस पे होगा, तो ये जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं इनका डिविडेंड डिसाइडेड होता है, फिक्स्ड होता है। किसका डिविडेंड फिक्स होगा, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ऑप्शन सेकंड वाला टिक करेंगे। नेक्स्ट, डिवेंचर्स होल्डर ऋणधारी होता है। ऋणधारी कंपनी के संस्थापक, लेनदार, देनदार या कंपनी के स्वामी हो सकते हैं। तो आपको बताना ये कि ऋणधारी होते क्या है। तो ऋणधारी कंपनी के, देखो ऋणधारी मतलब हो गया कि सपोज आपने, अगर आपको सपोज आपको कंपनी है और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप किसी न किसी से पैसे लेंगे, तो जिससे आप पैसे लोगे दैट मीन्स वो आपका क्रेडिटर हो गया। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर कंपनी है, ऋणधारी का मतलब हो गया कि ये एक पर्सन है और इससे कंपनी ने पैसे लिए हैं, जब कंपनी को जरूरत पड़ी होगी तो इससे कंपनी ने पैसे लिए होंगे। तो ये जो आपका होल्डर है, ऋणधारी है, ये क्या होगा कंपनी के लिए, तो ये कंपनी के लिए क्रेडिटर होगा, बिकॉज कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर आपने पैसे लिए थे इनसे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको पैसे वापस करेंगे। सो दैट मीन्स कि ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। तो आप इसमें कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, कंपनी के क्रेडिटर, लेनदार। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे ऋण पत्रों पर डिवेंचर्स पे जो प्रीमियम रिडम्पशन का जो प्रीमियम एंड रिडम्पशन दोनों खाता होता है, कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल या कोई नहीं। देखिए डिवेंचर्स पर जो अकाउंट होते हैं वो प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट, ये दोनों पर्सनल हो सकते। पर्सनल क्यों होते हैं, बिकॉज ये किसी न किसी कंपनी के नाम से होते हैं, और अगर किसी कंपनी का नाम आ गया तो वो पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा, इसका ऑप्शन टिक हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक, इसके लिए प्रीमियम और रिडम्पशन का जो अकाउंट होगा डिवेंचर्स का वो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऋण पत्रों पर दिया जाने वाला ब्याज, दैट मीन्स इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, किस पे पे करते हैं, डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो इंटरेस्ट क्या होता है। सो डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट देंगे वो इंटरेस्ट होगा, सिंपल सी चीज है। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे, इंटरेस्ट टिक करेंगे। डिविडेंड, लाभांश, डिविडेंड तो हम शेयर होल्डर्स को देते हैं तो ये हो नहीं सकता। प्रीमियम किसी भी टाइप से नहीं होगा। सो इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट हम दे रहे हैं तो इंटरेस्ट को इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डिवेंचर्स इशूड कर सकते हैं, डिवेंचर को हम इशू कर सकते हैं, कैसे इशू कर सकते हैं, देखिए डिवेंचर्स इशू करने के, जैसे हम शेयर, हमने आपको डिस्क्राइब किया था कि शेयर इशू करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, वैसे ही डिवेंचर भी इशू करने के कई सारे मेथड होते हैं।
तो इशूड एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, तीन टाइप्स के हो गए। इशूड एट पार, जितने प्राइस का है उतने प्राइस में कंपनी पब्लिक को इशू करेगी। लेस देन फेस वैल्यू अगर इशू करते हैं तो डिस्काउंट हो गया, और मोर देन फेस वैल्यू इशू करते हैं तो वो प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आंसर होंगे वो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सही होगा ये वाला पार्ट डी। इसमें क्या होगा, सारी चीजें इंक्लूड है, तो ये सारी चीजों से हम डिवेंचर्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिवेंचर्स के इशू पर जो हम डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट पे अगर आपने डिवेंचर को इशू किया है तो वो डिस्काउंट क्या होगा, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स लायबिलिटीज एंड बनावटी लायबिलिटीज, सॉरी बनावटी एसेट्स होगी। तो देखिए ऋण पत्रों की जो हम इशूड करते हैं, डिस्काउंट को इशू करते हैं, तो डिस्काउंट को इशू करने में जो भी हमारे डिस्काउंट होते हैं उसको हम कहते हैं बनावटी, ये बनावटी संपत्ति में हम ट्रांसफर करते हैं। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ऑप्शन डी टिक करेंगे। नेक्स्ट, डिवेंचर्स के इशूड कंपनी से प्राप्त करते हैं, निर्गमन से कंपनी प्राप्त करती है, क्या प्राप्त करती है, अगर डिवेंचर इशू किया गया है तो डिवेंचर इशू क्यों करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम डिवेंचर इशू क्यों करते हैं। ठीक है, तो डिवेंचर हम इशू करते हैं जब हमारे पास पैसे की कमी हो जाती है, पैसे की शॉर्टेज हो जाती है, हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी क्या करती है, मार्केट में डिवेंचर्स को एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसको हम बेसिकली डिवेंचर सर्टिफिकेट बोलते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ लोन। सो दैट मीन्स कि आपसे अगर पैसे मांगे गए हैं तो आप कंपनी को लोन देंगे और कंपनी उस बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेट दे देगी। तो ये लोन का सर्टिफिकेट हो गया ना, तो उस बिहाफ पे हम बोलेंगे कि ये लोन कंपनी को रिसीव करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोन, ऋण। ठीक है, सही ऑप्शन ऋण हो जाएगा। एटीएम सभी लोग जानते हैं, एटीएम की जो सर्विसेज होती है वो पर डे कितने आवर की होती है, ये बहुत ही सिंपल है। ये एटीएम की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो पर डे 24 आवर्स की कंप्लीट होती है, एक दिन में पूरे, दैट मीन्स 24 आवर, तो 24 आवर आप एटीएम की सर्विस ले सकते हैं। नेक्स्ट, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसकी जो सर्विसेज वो कब स्टार्ट की गई थी, तो ये सर्विसेज स्टार्ट की गई थी 2004 में। और 2004 में कौन से मंथ में स्टार्ट की गई थी, तो 2004 में ये स्टार्ट की गई थी मार्च में। जो आरटीजीएस सर्विसेज है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसमें कई सारी लिमिटेशंस होती है। जब आरटीजीएस करो आप तो इसमें लिमिटेशंस होती है कि हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा एक बाउंडेशन होता है जिसके बाद पैसे ट्रांसफर होते हैं, मिनिमम अमाउंट इतना होना चाहिए ऐसा। तो आरटीजीएस आपसे पूछ रहा है, बस सिंपल सी चीज पूछ रहा है, इसको स्टार्ट कब किया था, तो आपने मार्च के सेशन में स्टार्ट किया था, मार्च 2004 में, 26 मार्च। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक बिजनेसमैन है, अपने यहाँ हानि या लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक बिजनेसमैन ने अपने यहाँ जो लॉस हो रहा है लेखांकन के किस नेचर को, किस स्वरूप को वो एक्सेप्ट करता है। तो जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन बेसिकली फाइनेंशियल ईयर को ज़्यादा इंक्लूड करते हैं, ज़्यादा चूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ऑप्शन टिक करेंगे फाइनेंशियल लेखांकन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 का फाइनेंशियल लेखांकन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। एक नई मशीन की स्थापना पर जो भी एक्सपेंसेस होगा वो एक्सपेंसेस हम डेबिट करेंगे, कहां पर करेंगे। अब देखिए सिंपल सी चीज है कि आपने एक कोई न्यू मशीन खरीदी और न्यू मशीन खरीदने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस कहां पर इंक्लूड होंगे ये आपको इसमें बताना है। तो सिंपल सी चीज़ है, नई मशीन हो रही है और इंस्टॉल हो रही है तो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस हम
मशीन की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कहां पर डेबिट होंगे, ये मशीन खाते में ही डेबिट होंगे। तो ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे, ऑप्शन टिक करेंगे सी ऑप्शन, मशीन खाता। ओके नेक्स्ट, कौन सा पूंजी व्यय नहीं है। आपको यहां पर बताना है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं है। इसमें जितने भी आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं उन सारे स्टेटमेंट में आपको बताना क्या है कि कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, सो शेयर डिवेंचर्स के लिए जो भी आपके इशूड होते हैं, कॉस्ट जो इशूड होगी उसकी कॉस्ट, एंड बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके पेमेंट में जो आप वेजेस पे करते हैं। ओल्ड मशीन है, ओल्ड मशीन्स को आपने रिसेंटली परचेज किया है तो वो मशीन की कॉस्ट, और 2 इयर्स ओल्ड मतलब 2 साल पुरानी कोई एक आपने कार परचेज की थी, पुरानी कार थी, और उस पे 8.5 रुपीज के नए स्पार्क प्लग आपने यूज कर लिए, खरीदे हैं। तो ये आपको बताना क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि आपने जो एक बार एक्सपेंस कर दिया उसका एडवांटेज आपको लॉन्ग टाइम तक मिलेगा, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 साल पुरानी एक कार आपने खरीदी थी और 8.5 रुपीज उसके नए स्पार्क प्लग नए यूज कर लिए, मोटर कार में लगाने के लिए, कार में लगाने के लिए नए स्पार्क प्लग यूज किए। अब क्या हो रहा है, नए स्पार्क प्लग जब यूज किए तो उससे एडवांटेज उसका लॉन्ग, अब जरूरी नहीं है कि आपने स्पार्क प्लग लगाया और तुरंत खराब हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। वो 1 साल चल सकता है, 2 साल 3 साल भी चल सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर होंगे जो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 1-2 वर्ष में पुरानी कार कोई खरीदी थी 8.5 रुपए का, और उसने नए स्पार्क प्लग यूज करके खरीद के उसने लगा दिए। तो अब इसमें 2 साल पुरानी कार है और स्पार्क प्लग आपने यूज किया है 8.5 रुपए का नए स्पार्क प्लग, तो ये आपको हो सकता है कि 1 साल भी ना चले, 2 साल भी चले। तो इससे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको हम मानेंगे ऐसे एक्सपेंसेस जो लॉन्ग वे तक हमारा साथ नहीं देंगे। मतलब जो नए स्पार्क प्लग उसने यूज किए हैं हो सकता है 1 साल में ही खराब हो जाए, 6 महीने में ही फिर से खराब हो जाए। ठीक है, क्योंकि 2 साल पुरानी कार है और उसमें फिर से मतलब स्पार्क प्लग लगाए, इसका मतलब 2 साल में वो खराब हो चुके थे। तो हो सकता है 1 साल में खराब हो या 6 महीने में भी खराब हो सकते हैं क्योंकि वो सेकेंड हैंड होगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें लॉन्ग वे तक एडवांटेज नहीं देंगे तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है क्योंकि हमें लॉन्ग वे का एडवांटेज नहीं मिल रहा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग वे तक हमारे साथ रहेंगे। तो जैसे ये सारे एक्सपेंसेस हैं, एक बार कर दिया तो लॉन्ग वे तक एडवांटेज मिलेगा, बट इसका हमें एडवांटेज लॉन्ग वे तक नहीं मिलेगा। तो आंसर हम टिक करेंगे डी वाला ऑप्शन। अब हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो एरर आप ढूंढते हो वो ट्रायल बैलेंस में कौन से एरर हम ढूंढते हैं। खाता बही में गलत अमाउंट को ट्रांसफर करना, पोस्ट करना, और स्टार्टिंग प्रारंभिक की जो बुक्स है उसमें गलत एंट्री कर देना, जो बुक्स स्टार्टिंग की है उसमें कुछ छूट गया नहीं लिखा, या इसमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है, जब हम ट्रायल बैलेंस कैलकुलेट करते हैं ट्रायल बैलेंस में हम कौन सा एरर ढूंढते हैं, कौन से एरर को ढूंढेंगे, गलत राशि की खतौनी। दैट मीन्स जो एंट्री होगी रॉन्ग अमाउंट की एंट्री हम इसमें सर्च करते हैं कि ट्रायल बैलेंस में रॉन्ग अमाउंट की एंट्री हमें कैसे मिलेगी। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो खाता बही में गलत राशि की खतौनी के लिए हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू त्रुटियों को ढूंढते हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन लिखेंगे आप ए नंबर। ओके, खातों के प्रकार। खाते देखिए आपके जो प्रकार होते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट,
एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तीन अकाउंट होते हैं, तो कितने टाइप्स हो गए? तीन टाइप होगा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली किस कंट्री में पेश की गई थी? तो दोहरी जो डबल एंट्री सिस्टम है, ये कौन सी कंट्री में प्रेजेंट किया गया? तो ये प्रेजेंट किया गया था ल्यूकस पेसियोली ने, और वो थे कहाँ के? वो इटली के थे। तो डबल एंट्री सिस्टम के ने इटली की कंट्री ने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया था। ल्यूकस पेसियोली की एक बुक में ये लिखा गया है। सो इटली हम करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है ट्रायल बैलेंस में प्रेजेंट किया गया जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर ट्रायल बैलेंस में अंदर दिया हुआ है तो उसको कहां पर दिखाएंगे? तो देखिए, क्लोजिंग स्टॉक्स अगर एडजस्टमेंट में दिया है तब तो हम बैलेंस शीट में भी प्रेजेंट करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी प्रेजेंट करते हैं। बट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा तो क्या करेंगे? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, सिर्फ प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, तो कहां पर प्रेजेंट करेंगे? सिर्फ बैलेंस शीट में हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा तो बिजनेस अकाउंट, दैट मींस ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में दिखाएंगे। बट अंदर, ये कह रहा है अंदर दिया हुआ है तो हम सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको जस्टिफाई करने हैं। ये कई सारे एक्सपेंसेस दिए, आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस जस्टिफाई करने। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है परचेजिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के सेलिंग तक। दैट मीन्स कि जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तक, वहां तक के सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट में काउंट होते हैं। ठीक है, परचेज फ्रॉम रॉ मटेरियल, स्टार्टिंग फ्रॉम परचेज रॉ मटेरियल, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के एंड एंडिंग टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तक, सॉरी फैक्ट्री तक। फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल खरीदना, मार्केट में खरीद के ले आना, ले आने के बाद फैक्ट्री में ले जाना, बनवाना, तो ये जो फैक्ट्री के तक जितने भी कॉस्ट लगेंगे वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आपको ढूंढना है कौन सा है। देखिए, सैलरी और वेजेस ये तो इनडायरेक्ट हो गया। कैरेज आउटवर्ड, बाहर के एक्सपेंसेस हो गए। ऑफिशियल एक्सपेंस ये भी डायरेक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब हो गया कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा है और किसी न किसी व्हीकल्स के थ्रू आप उसको गोडाउन तक लेके आ रहे हैं, अपने वेयर हाउस तक लेके आ रहे हैं, तो वो जो एक्सपेंसेस पे करेंगे वो कैरेज इनवर्ड होगा। तो कैरेज इनवर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम इसमें टिक करेंगे, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस खाते का ऋणी शेष है मूर्त संपत्ति, स्थायी संपत्ति, क्षयी संपत्ति या फिर कृत्रिम संपत्ति। देखिए, यहाँ पर कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का जो ऋणी शेष होगा, ऋणी शेष कौन सी संपत्ति है ये आपको बताना है। तो ऋणी शेष जो प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, जो संपत्ति होगी वो हो जाएगी मूर्त संपत्ति, स्थायी, क्षयी और कृत्रिम संपत्ति। जो जो ऋणी शेष की संपत्ति मानी जाएगी वो मानी जाएगी कृत्रिम संपत्ति। कौन सी संपत्ति एसेट्स मानेंगे? कृत्रिम, नेचुरल। ठीक है, तो इसका जो ऋणी शेष होगा वो कौन सी संपत्ति हो गई? कृत्रिम संपत्ति। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन डी टिक करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन बैलेंस मेथड। इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन का जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे करते हैं, कौन से प्राइस पे करते हैं?
तो जो डेप्रिसिएशन बैलेंस मेथड है उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है उसकी रियल प्राइस पे होता है। कौन सी प्राइस पे? रियल प्राइस पे। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन सी टिक करेंगे, रियल वैल्यू। तो संपत्तियों के वास्तविक मूल्य पर हम जो भी आपका बैलेंस मेथड है डेप्रिसिएशन का उसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम रियल प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है अपचलन का मतलब क्या होता है? अपचलन का अर्थ मूल्य में कम होना, बाजार मूल्य में गिरावट या घिसावट, नवीनता और आविष्कार। और देखिए अप्रचलन मतलब होता है क्या? अप्रचलन मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, नई नई मशीनें आती जाएंगी, तो नई नई मशीनें जब आएंगी तो पुरानी मशीनें धीरे धीरे जो चलन से बाहर होती जाएंगी। ठीक है, तो पुरानी मशीन क्या कर नई मशीन क्या करेगी? पुरानी मशीन को धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बढ़ेगी तो नए नए आविष्कार होंगे ना, तो जब आविष्कार होंगे तो नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, और टेक्नोलॉजी तो नई नई मशीनें आने लगेंगी, तो पुरानी मशीन धीरे धीरे बाहर होने लगेगी, तो उसको हम बोलते हैं अप्रचलन। तो अब इसमें मूल्य में क्या होगा? तो इसका हम आंसर टिक करेंगे नवीनता और आविष्कार। अगर ये बढ़ता है तो ये जो अप्रचलन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मतलब पुरानी संपत्तियां बाहर होती जाएंगी। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन का अगर रिवैल्यूएट कर देते हैं तो सामान्यतः ये होता क्या है? प्लांट, भूमि, भवन, स्टॉक, छोटे औजार के बारे में प्रयोग की जाती है। तो रिवैल्यूएशन मेथड जनरली प्रेजेंट क्यों किया जाता है? डेप्रिसिएशन का जो रिवैल्यूएशन मेथड है वो छोटे औजार के बारे में प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूल्य ह्रास सिंकिंग फंड के अंतर्गत, सिंकिंग फंड के अंतर्गत ह्रास कोष विनियोग के विक्रय से लाभ। अगर हमारे पास सिंकिंग फंड है और सिंकिंग फंड के अंदर डेप्रिसिएशन फंड से इन्वेस्टमेंट को अगर हम सेल करते हैं और सेल करने से सिंकिंग फंड में इन्वेस्टमेंट को सेल किया, सेल करने से प्रॉफिट हो गया, तो उस प्रॉफिट को कहां पर दिखाएंगे? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो इसकी जो एंट्री होगी, सबसे पहले जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और टू डेप्रिसिएशन फंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेक्ट होगा? डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट आप सेल कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। तो डेबिट हम किसको करेंगे? इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे बिकॉज उसको सेल कर रहे हैं, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन फंड को हम क्रेडिट कर देंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें हम करेक्ट मानेंगे कि चौथा ऑप्शन जो होगा वही एंट्री हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए जो राशि उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से कौन सी विधि अपनाई जाती है? प्रतिस्थापन लागत पर मूल्य विधि, मूल्य ह्रास कोष विधि। संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए, जब संपत्ति को हम प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापन के लिए जो उपलब्ध राशि विशेष रूप से कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसमें पूछा कौन सी विधि अपनाई जाती है संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए राशि उपलब्ध कराने। दैट मीन्स कि अगर हमें ये कैलकुलेशन, जो अमाउंट कैलकुलेट करना है इसके प्रतिस्थापन का, तो उस कैलकुलेशन के लिए कौन सी विधि बनाएंगे? तो विधि हो जाएगी डेप्रिसिएशन फंड मेथड, ये हम यूज करेंगे। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन फंड मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राशित शोधन
मेथड डेप्रिसिएशन रिडम्पशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या चीज सही होना चाहिए? राशि की रकम कम होगी हर साल, रेट कम होगा, अमाउंट कम होगा, रेट अमाउंट दोनों कम होगा, या कोई नहीं होगा। देखिए इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो रिडम्पशन मेथड इसमें इक्वल होता है सारे ईयर में, तो इसमें इक्वल का तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर हम डी टिक करेंगे कि इसमें से कोई नहीं, क्योंकि ये इक्वल होता है, बराबर होता है हर साल। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम टिक करेंगे इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैशबुक में क्रेडिट धनी या जमा, इसको क्रेडिट बोलते हैं, क्रेडिट साइड में दिए गए खातों का खतौनी आप करेंगे। तो जो कैशबुक में क्रेडिट है वो जब लेजर पोस्टिंग करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो यहां पर हम डिपॉजिट में करेंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी धनी। सॉरी धनी, धनी तो दिया, क्रेडिट साइड का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन आएगा ऋणी में, क्योंकि वो क्रेडिट है तो इसको डेबिट में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, उल्टा ट्रांजैक्शन चलता है। अगर कैश बुक, ये जो लेजर आप अकाउंट बनाओगे, लेजर में डेबिट है तो कैश बुक में क्रेडिट हो जाएगा, और कैश बुक में अगर क्रेडिट है तो लेजर में डेबिट हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डेबिट, डेबिट साइड। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लेजर खाता बही किसके थ्रू प्रिपेयर्ड की जाती है? तो जब लेजर बनाते हैं तो लेजर से पहले क्या बनाते हैं? लेजर से पहले जर्नल बनाते हैं, तो ऑब्वियसली जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं, तो जो लेजर कंप्लीट होगा वो किससे कंप्लीट होगा? जर्नल से कंप्लीट होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या टिक करेंगे? जर्नल टिक करेंगे। नेक्स्ट, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू जो एरर हो, एरर में जो रेक्टिफाइड होते हैं, अशुद्धियों का सुधार जो होगा वो किया जाता है खातों का शीश निकालने के पश्चात, तलपट बनाने के पहले, तलपट बनाने के बाद, या अंतिम खाते के बाद। देखिए, तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू अगर हम एरर को रेक्टिफाई करेंगे तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद होता है। ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, उसमें अगर आंसर मैच नहीं करता है तो फिर हम चेक करेंगे, उसके बाद भी अगर करेक्ट नहीं आता तो हम सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। तो ये सब कंप्लीट होता है जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेंगे उसके बाद। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा, डिफरेंस आ रहा है, तो ये कहां पर जाएगा? तो सिंपल सी चीज है, अगर ट्रायल बैलेंस डिफरेंस आता है किसी भी साइड में तो वो पूरा पूरा सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कौन से अकाउंट में? सस्पेंस अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट पे हम ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगर आपने ऑफिस का फर्नीचर परचेज करने के लिए जो जर्नल एक्सपेंसेस के खाते में डेबिट कर दिया गई है, तो यह है, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस हमने एक नॉर्मल अकाउंट जो है एक्सपेंसेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो ये क्या हो गया? हिसाब की अशुद्धि हो गई, भूल चूक की अशुद्धि हो गई, सैद्धांतिक, या इसमें से कोई नहीं हो गई? तो ये हिसाब की अशुद्धि हो गई। कौन सी अशुद्धि हो गई? कि हमने फर्नीचर परचेज किया था, और फर्नीचर परचेज करने के बाद एक सेकेंड, फर्नीचर परचेज किया था, तो फर्नीचर परचेज करने के बाद हमें क्रय कर किया था, तो ये एक्सपेंसेस हमें फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहिए था, जो भी एक्सपेंस था, बट हमने क्या किया? जर्नल एक्सपेंस में ट्रांसफर कर दिया। तो ये हिसाब की अशुद्धि नहीं हुई, ये हो जाएगी सिद्धांत की अशुद्धि। मतलब साइडेड एरर है कि डेबिट करना चाहिए था लेकिन क्रेडिट कर दिया, किसी और के खाते में पोस्ट करना चाहिए था लेकिन किसी और के खाते में पोस्ट कर दिया, लिखना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट में, लिख दिया जर्नल अकाउंट में, तो इसको सिद्धांतिक अशुद्धियां बोलेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक,
नई मशीन आपने परचेज किए, उसको इंस्टॉल कर दिया और उस पे जो इंस्टॉल करने जो एक्सपेंसेस थे वो डेबिट कहाँ होना चाहिए? तो ऑब्वियसली अगर आप नई मशीन खरीदोगे तो नई मशीन को जब हम स्टेबल करेंगे, रखेंगे, तो इंस्टॉलेशन के जो एक्सपेंसेस होंगे वो मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। तो इसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस कहाँ पर आएंगे? मशीन नई बनाई है तो मशीन के खाते में डेबिट कर दिए जाएंगे, क्योंकि नई मशीन है तो नई मशीन के खाते में डेबिट कर दिए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन पे। अशुद्धियों का सुधार करने के लिए कितने शीर्षक होते हैं? तो अशुद्धियों के दो टाइटल बेसिकली होते हैं। एक हो गया आपका वन साइडेड एरर, दो ही टाइटल होते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, और एक हो जाएंगे टू साइडेड एरर। दो टाइटल होंगे तो शीर्षक कितने हो गए? दो। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे हम? अशुद्धियों के सुधार करने के लिए कितने शीर्षक होंगे? तो बेसिकली इसमें आपके शीर्षक दो ही होते हैं। एक हो गया आपका वन साइडेड एरर और एक हो जाएगा आपका टू साइडेड एरर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका टू होना, दो टाइटल होने चाहिए थे। एक आपका हो जाएगा वन साइडेड एरर और एक टू साइडेड, तो दो ऑप्शन इसमें होंगे। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, दो ऑप्शन। नेक्स्ट, ऐसी कोई भी अशुद्धियां जो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं, मतलब एक एरर है तो ऐसा कौन सा अशुद्धि होगी जो हम रेक्टिफाई करेंगे, जो एक एरर दूसरे एरर को कंप्लीटली फिनिश कर देगा, उसका जो इफेक्ट था वो इफेक्ट खत्म कर देगा। तो ऐसे एरर्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्पनसेट एरर, क्षति पूरक अशुद्धियां। कॉम्पनसेटिंग एरर होगा जो एक एरर के इफेक्ट को दूसरा एरर इजिली फिनिश करेगा, समाप्त करेगा, तो इसको हम बोलेंगे क्षति पूरक अशुद्धियां। ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। ऐसी अशुद्धियां जो गलत जोड़ने या गलत प्लस कर दिया या माइनस कर दिया या कोई बैलेंस हमने गलत निकाल लिया, ऐसी जो असावधानियां के कारण जो एरर होती है उसको हम क्या कहते हैं? जो भी ऐसी प्लस माइनस या कुछ कैलकुलेशन अगर गलत हो जाती है तो ये कौन सी अशुद्धि होगी? तो ये हिसाब किताब आपने किया है, हिसाब किताब की जो अशुद्धि हो गई तो वो गलत, तो इसको हम बोलेंगे हिसाब किताब की अशुद्धियां। ठीक है, कौन सी अशुद्धियां बोलेंगे? हिसाब किताब की अशुद्धियां, क्योंकि आप गलत जोड़ रहे हो या प्लस माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बैलेंस निकाल रहे हैं, तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशन में अगर कोई गलती होगी तो कैलकुलेशन की एरर हो जाएगी, हिसाब की अशुद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट, प्रतिज्ञा पत्र प्रोमिसरी नोट के कितने पार्टीज होती? दो पार्टीज होती है। एक पार्टीज जो लिखेगी और दूसरी पार्टी जो उसको एक्सेप्ट करेगी। तो कितने पार्टनर हो गए इसके? दो पार्टीज हो गई। पहला जो उसको लिखेगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, तो दो पार्टीज हो जाएगी इसमें। विनिमय विपत्र बिल ऑफ एक्सचेंज कौन सा मेरिट्स नहीं है? तो आपको ये बताना इसमें कौन से मेरिट्स नहीं है। इस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, ये सही है। विपत्र के भुगतान की अवधि अनिश्चित होती है, ये तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? आज्ञा के बिना किसी शर्त, ठीक है, ये बिना शर्त के ही होती है, और एक निश्चित राशि के लिए, ये भी सही है। तो तीन ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन गलत है वो गलत है बी। यहां पर कह रहा है ये वर्ड गलत है, अनिश्चित। ये फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, ये फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो इसके मेरिट्स में ये इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है अनिश्चित, बल्कि ये डिसाइडेड होता है। 2 मंथ का है, 3 मंथ का है, 1 मंथ का है, तो ये डिसाइडेड ड्यूरेशन के होते हैं। तो आप इसमें ऑप्शन टिक करेंगे बी नंबर। नेक्स्ट, ड्रॉइंग कौन होता है? स्वीकारकर्ता कौन होता है? तो सिंपल, स्वीकारकर्ता स्वीकृति करने वाला हो गया। देखिए ड्रॉई मतलब हो गया क्या कि जिसके ऊपर बिल लिखा जाएगा, हमने सेल किया है किसी को, किसी ने परचेज किया क्रेडिट पे, तो हम उसके ऊपर बिल लिखेंगे। ठीक है, वो बिल क्या करेगा? सिग्नेचर करके वो बिल हमारे पास वापस कर देगा। तो जिस पर्सन के ऊपर हम बिल लिखेंगे उसको ड्रॉई बोलते हैं, दैट मीन्स स्वीकार करने वाला।
तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन डी टिक करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं रॉयल्टी पर न्यूनतम किराए की मिनिमम रेंट अगर सरप्लस होता है, किससे सरप्लस होगा? रॉयल्टी से सरप्लस हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट वर्किंग बोलेंगे। बिकॉज देखिए इसमें जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू रॉयल्टी, सॉरी मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। ये रॉयल्टी माइनस करेंगे तो न्यूनतम मिनिमम रेंट जो एक्सेस होगा रॉयल्टी से, तो ये शॉर्ट वर्किंग बोली जाएगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, लघु कार्य। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अगर कोई पट्टा लीज पर आपने लिया है तो लीज का जो पर्सन है वो लीज के ऑनर्स को पेमेंट करता है, कुछ पेमेंट कर रहा है अधिकार शुल्क, तो ये भूस्वामी दैट मीन्स कि जो लीज के ऑनर है उसके लिए क्या होगी? तो उसके लिए तो इनकम हो गई, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। किसने दिए हैं? जिसने लीज पे लिया था, अगर वो पेमेंट कर रहा है तो उसके लिए तो वो इनकम हो गई। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन बी टिक करेंगे। नेक्स्ट, शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट करते? अभी जस्ट 2 क्वेश्चंस पहले हमने आपको बताया है शॉर्ट वर्किंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग हम कैलकुलेट करते हैं ये माइनस होगा रॉयल्टीज, यहां पर माइनस का साइन होगा। शॉर्ट वर्किंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो शॉर्ट वर्किंग के लिए हम कैलकुलेट करेंगे रॉयल्टीज माइनस मिनिमम रेंट। मतलब जो आपका शॉर्ट वर्किंग है, जैसे भी लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको बताया था शॉर्ट वर्किंग, तो शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट करेंगे अगर आपके मिनिमम रेंट जो होंगे, शॉर्ट वर्किंग जो आपके जस्ट 2 बैक क्वेश्चंस हम देखेंगे तो देखिए इसमें यही चीज हमने बताई थी, मिनिमम रेंट रॉयल्टी, सेम यही क्वेश्चंस यहां पर भी है। मिनिमम रेंट और रॉयल्टीज, तो ये शॉर्ट वर्किंग, तो यही चीज आपसे पूछ रहा है, तो इस ऑप्शन को हम टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग, दैट मीन्स मिनिमम रेंट से अगर हम रॉयल्टी को माइनस कर देंगे तो हमारी शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट, अधिकार शुल्क 1 रुपए पर टन है और मिनिमम रेंट आपका 3000 है, एनुअली है, और प्रोडक्शन 500 टन का है, तो शॉर्ट वर्किंग क्या हो जाएगी? तो देखिए कैलकुलेट करेंगे जो रॉयल्टीज है, जो आपका प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन कितना हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है 500 टन, और जो रॉयल्टीज हो रही है 1 रुपए पर टन आप पे कर रहे हो, तो 500 टन के अकॉर्डिंग इसका जो टोटल प्राइस हो गया वो 500 हो गया। मिनिमम रेंट आपको पूछ रहा है, मिनिमम रेंट 3000 एनुअल है, तो शॉर्ट वर्किंग कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला अभी जो हमने आपको बताया वो यूज करेंगे, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, रॉयल्टीज, तो मिनिमम रेंट कितना था? 3000, रॉयल्टीज कितनी थी? 500, तो इसको हम इससे माइनस करेंगे तो 2500 की शॉर्ट वर्किंग आ गई, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके आंसर करेक्ट हो जाएगा 2500 रुपीज। ठीक है, सी। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। जब आपके अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से जब कम हो जाती है, तो अधिकार शुल्क का जो दे का जो अमाउंट जो हम पे करेंगे रॉयल्टी का, वो रॉयल्टी का ट्रांजैक्शन क्या होगा, एंट्री कैसे करेंगे? अब जब मिनिमम रेंट से कम हो जाएगा तब एंट्री कैसे करेंगे? तो एंट्री हम देखिए करते क्या है, एंट्री हम करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग
अकाउंट डेबिट टू, क्या चीज पे करना है, किसको पे करना है, जो लैंडलॉर्ड को पे करेंगे ना, तो टू लैंडलॉर्ड। ये करेक्ट एंट्री होगी। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? रॉयल्टी डेबिट होगी, शॉर्ट वर्किंग डेबिट होगा, तो तीसरा ऑप्शन सही है। इसके अकॉर्डिंग तीसरा सही है, रॉयल्टी को डेबिट करेंगे, शॉर्ट वर्किंग कम हो रहा है, तो जब कम हो रहा है तो शॉर्ट वर्किंग हो गई तो ये डेबिट होगा, और टू जिसको पे कर रहे हैं तो वो टू में आ जाएगा। तो ये करेक्ट इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, अधिक मूल्य वाली संपत्तियां जिसकी प्राइस अधिक है, आप खरीदना चाहते हो, तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है कि जिस चीज को आप खरीदना चाह रहे हैं, जो आप वैल्यूएशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस की एसेट है, आप खरीदना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है उसको खरीदने का? तो उसको खरीदने का सबसे बेस्ट मेथड ये होता है किराया क्रय पद्धति। जो सबसे बेस्ट मेथड होगा वो होगा किराया क्रय पद्धति। मतलब मिनिमम रेंट हमने दे दिया कि ये मिनिमम रेंट हो गया, अब जो बचे हुए पैसे हम थोड़ा थोड़ा वो पे करते रहेंगे। इससे क्या होगा, हम हाई वैल्यू के एसेट भी परचेज कर लेते हैं और पता भी नहीं चलेगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किराया क्रय पद्धति को लेना, ठीक है, जब हाई वैल्यू एसेट होगी। नेक्स्ट हम आते हैं अगले पे, किराया हायर परचेज मेथड में परचेज प्रक्रिया, जो हम परचेज को कंप्लीट कब मानेंगे? तो परचेज को तभी तो हम कंप्लीट मान सकते हैं जब हमारी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, और ऑनरशिप ट्रांसफर कब होगी? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी, आखिरी जो इंस्टॉलमेंट होगी जब हम वो पे कर देंगे तभी ऑनरशिप हमें मिलेगी, और जब ऑनरशिप मिलेगी तभी हमारा परचेज कंप्लीट होगा। तो इसमें हम पहला ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं, ये ऑनरशिप तभी मिलेगी जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हायर परचेज सिस्टम किराया क्रय पद्धति, सॉरी किराया क्रय पद्धति में जो ऑनरशिप ट्रांसफर कर, देखिए सिंपल, फिर से वही चीज आ गई, किराया क्रय पद्धति में ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर होगा? तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही हमारा जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर होगा, तभी हमें ऑनरशिप मिलेगी जब लास्ट हम पे कर देंगे। नेक्स्ट, अगर आपकी ब्रांच है, कोई ब्रांच है, उस ब्रांच में एक्सपेंसेस के लिए आपके हेड ऑफिस को पैसा भेज दिया, हेड ऑफिस द्वारा रुपए भेजने पर मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में डेबिट किया जाएगा। किसके लिए पैसे भेज रहे हैं? ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस के थ्रू, हेड ऑफिस द्वारा रुपए भेजने पर, अगर ब्रांच के एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस अगर रुपए भेजते हैं, ठीक, तो रुपए भेज रहा है तो हेड ऑफिस अपनी बुक में क्या डेबिट करेगा? तो हेड ऑफिस की बुक में हम पहले जिसको पे कर रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, रिसीवर डेबिट होगा। तो यहाँ पर ब्रांच रिसीव कर रही है ना, तो ब्रांच डेबिट हो जाएगी, और जो चीजें पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैश लिख देंगे। ये एंट्री हमारी बनेगी, ब्रांच डेबिट टू कैश। तो इसमें हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे? ब्रांच को हम डेबिट कर लेंगे क्योंकि हम इसको पैसे पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। डेटर मेथड के अंदर आप देखो, बनाया गया शाखा खाता होता है। डेटर के अंतर्गत जो बनाया गया है वो व्यक्तिगत खाता होगा, वास्तविक खाता होगा, अवास्तविक खाता होगा, या इसमें से कोई नहीं होगा। तो डेटर के अंतर्गत जो बनाए गए खाते होते हैं वो आपका रियल अकाउंट में आता है। कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? रियल अकाउंट। अवास्तविक प्रकृति का होगा, तो रियल अकाउंट इसमें करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट, सांख्यिकी अनुसंधान में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? विभ्रम का अनुमान, और अशुद्धियों का विश्लेषण, समांक का वर्गीकरण, समांकों का संपादन। अब यहाँ पर कह रहा है सांख्यिकी अनुसंधान में
कौन सा कार्य अनुसंधानों में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो देखिए अनुसंधानों में हम अशुद्धियों का विश्लेषण नहीं, किसका विश्लेषण नहीं करेंगे? अशुद्धियों का विश्लेषण, अनुसंधानों में अशुद्धियों का विश्लेषण नहीं किया जाएगा। अनुसंधान में जो रिसर्च हमारे स्टैट्स के होंगे, इसमें हम क्या क्या चीजें का विभ्रम, जो हम एक्सपेक्टेशन, ये अनुमान लगा सकते हैं, हम इसको वर्गीकरण कर सकते हैं, समंकों का वर्गीकरण होगा, संपादन होगा, बट अशुद्धियों का जो विश्लेषण होगा ये इस सांख्यिकी में नहीं होता, सांख्यिकी अनुसंधान में ये नहीं किया जाता। तो इसमें हम कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, वो करेक्ट ऑप्शन हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। तो करेक्ट ऑप्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। सांख्यिकी अनुसंधान का उद्देश्य होता है, अब देखिए सांख्यिकी अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? किसी सिद्धांत की जांच करना, समस्या का समाधान करना, नए नए नियम की, जो नए नए नियम बनते हैं उनकी खोज करना, और या फिर सभी। देखिए तो अनुसंधान, जो सांख्यिकी का अनुसंधान है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे जो सिद्धांत है हम पहले उसको इंस्पेक्ट करेंगे, वो सही है नहीं है, जो भी चीज़ें उसमें हैं वो सही हैं। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन ढूंढेंगे, समस्या का समाधान ढूंढेंगे, और फिर जो भी नए नए नियम आएंगे उनको हमें खोज करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, उपरोक्त सभी, ये जो होगा लास्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मॉड्यूल 5 कंप्लीट हो गया। हमने लास्ट हमारे वीडियोस में आपने देखा 4 मॉड्यूल हमने कंटिन्यूअसली आपको डिस्क्राइब करके समझाया था। ये 5वां मॉड्यूल था जो पूरा कंप्लीट हमने आपको डिटेल में समझाया है। फिर भी अगर किसी को डाउट्स होता है तो आप हमें प्रॉपर कमेंट करके उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे उस डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।